नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। इलाहाबाद उपचुनाव मतगणना की तैयारियां पूरी। CDLU अंबेडकर लॉ भवन में 14 टेबल पर 16 राउंड में गिने जाएंगे वोट। 12 बजे तक साफ होगी तस्वीर। हरियाणा में इलाहाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना मंगलवार यानी 2 नवंबर आज होगी। मतगणना केंद्र सिरसा की चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी यानी CDLU के डॉक्टर अंबेडकर लॉ भवन में बनाया गया है। काउंटिंग के दौरान सुबह सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद EVM खोली जाएंगी। काउंटिंग के लिए मतगणना केंद्र में कुल 16 टेबल लगाई गई हैं। हर टेबल पर एक समय में एक ही मशीन लगाई जाएगी, यानी हर राउंड में 14 EVM की गिनती होगी। मतगणना में कुल 16 राउंड होंगे और उसके बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इलाहाबाद का नया विधायक कौन होगा, इसे लेकर दोपहर 12 बजे तक तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाने का अनुमान है। हालांकि मतगणना का काम दोपहर बाद तक चलने की उम्मीद है। एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च की चेतावनी। राकेश टिकैत बोले 26 नवंबर तक मांगे माने सरकार, वरना किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के बॉर्डर खोलने को लेकर सरकार की मनमर्जी पर किसानों के रुख में तलखी नजर आने लगी है। नवंबर 2020 में शुरू हुए आंदोलन का साल भर पूरा होने पर किसान अपना आंदोलन तेज करने की तैयारी में है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो किसान इस बार ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे। राकेश टिकैत ने ट्वीट में लिखा कि केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है। उसके बाद यानी 27 नवंबर से किसान गांव से ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली को चारों तरफ और बॉर्डरों पर जारी आंदोलन स्थल की तरफ चलना शुरू करेंगे। हरियाणा स्थापना दिवस। माटी फार्मूला से लगेंगे विकास को पंख। 4 नए सेक्टरों को बढ़ेगा रेवेन्यू व रोजगार। हरियाणा को 20 साल बाद डायमंड जुबली पर अपनी चमक और ज्यादा तेज करनी है तो न केवल पुराने सेक्टरों के विकास बल्कि नए रास्ते खोजने होंगे। ऐसे सेक्टर जो प्रदेश का रेवेन्यू तो बढ़ाएं ही साथ में रोजगार के भी विकल्प पैदा करें। इसके लिए माटी यानी MATI फार्मूला यानी 4 नए सेक्टर मेडिकल टूरिज्म, एविएशन टूरिज्म और IT पर सभी से प्लान बनाकर काम करें तो इनमें काफी संभावनाएं हैं। ये सेक्टर प्रदेश के विकास को नए पंख लगाने का काम करेंगे। हरियाणा को इसका फायदा उठाना है तो अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के लिए स्पेशल कार्यक्रम चलाने होंगे। पिछले साल इस सेक्टर से हरियाणा को 250 करोड़ रेवेन्यू आया था। साथ ही 26,785 को रोजगार भी मिले हैं। इसी स्पीड से ग्रोथ रही तो इस सेक्टर से हरियाणा को 1 बिलियन तक रेवेन्यू और 1 लाख नए रोजगार की संभावना है। पुलिस भर्ती अपडेट। 5,500 पदों के लिए 8,39,000 में मुकाबला, इसलिए परीक्षा कठिन। पहले दिन 1,40,000 युवाओं में 45% ही परीक्षा स्थल पर पहुंचे। प्रदेश में 5,500 पुरुष कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए रविवार को शुरू हुई लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र देखते ही अभ्यर्थियों के पसीने छूट गए, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा कठिन था। ऐसे में कट ऑफ काफी नीचे रह सकती है। अंदर की बात यह है कि कांस्टेबल के 5,500 पदों के लिए 8,39,000 युवाओं ने आवेदन किया था। यदि पेपर आसान आता तो कट ऑफ ज्यादा जाती और उसके दायरे में आने वाले युवाओं की संख्या भी बढ़ने से कमीशन के सामने उनके सिलेक्शन को चुनौती होना तय था। इसलिए पेपर कठिन आने से कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। पहले दिन रविवार को 1,40,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए पहुंचना था, लेकिन 45% ही उपस्थित रहे। सुबह और शाम की पारियों में 4-4 प्रकार के प्रश्न पत्र दिए गए। अभी सोमवार और मंगलवार को और परीक्षा होनी है, इसलिए कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के अनुसार तय होगी। हरियाणा दिवस पर क्रांतिकारी बदलाव। CM का ऐलान। जघन्य अपराधियों को छोड़ बाकी की 6 महीने की सजा माफ। SDM व CTM को रजिस्ट्री की पावर दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के 56वें स्थापना दिवस पर जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नई क्रांतिकारी बदलाव से जुड़ी योजनाओं की घोषणा की। एक तरह से मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। इनमें प्रदेश की दशा और दिशा बदलेगी। जिन योजनाओं की CM ने घोषणा की है वो मुख्य रूप से इस प्रकार से हैं। हरियाणा ग्राम पंचायत संरक्षण योजना लागू की है। हर घर नल से जल मिलेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनेगा। रजिस्ट्रियों की पावर तहसीलदार व नायब तहसीलदार के अलावा SDM और CTM को दी गई। जघन्य अपराध से जुड़े बंदियों को छोड़कर सामान्य बंदियों की 6 महीने तक की बकाया सजा माफ होगी। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना होगी। 40 वर्ष से अधिक आयु के पुलिस कर्मियों का 2 वर्ष में एक बार मेडिकल चेकअप होगा। बिजली के सभी लंबित कनेक्शन अगले महीने से मिलेंगे। विकास कार्यों से जुड़े टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए अब ठेकेदारों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। हरियाणा के यमुनानगर में अशोक चक्र का रेप्लिका। टोपरा गांव में देश के सबसे ऊंचे अशोक चक्र पर स्थापित किया छत्र। NRI ने उठाया पूरा खर्च। यमुनानगर के टोपरा गांव में देश के सबसे ऊंचे यानी अशोक चक्र पर छत्र स्थापित कर दिया गया है। 60 फीट ऊंचा छत्र लगने के बाद अशोक चक्र की भव्यता और बढ़ गई है। आसपास की पंचायतों और द बुद्धिस्ट फोरम के सक्रिय सहयोग के बाद चक्र पर छत्र लगाने का काम संभव हो पाया है। गाँव के सरपंच मनीष कुमार ने बताया कि अशोक स्तंभ की रेप्लिका का काम पूरा होने से उनके गाँव को प्रदेश के साथ साथ देश में अलग पहचान मिलना
मिलना तय है। इसी विश्वास के साथ 4 सितंबर 2019 को पार्क के पहले चरण के लिए अशोक धम्म चक्र स्थापित किया गया। 30 फीट ऊंचा और 6 टन वजनी लोहे का अशोक चक्र देश में सबसे ऊंचा चक्र है। इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। इस चक्र का पूरा खर्च एक NRI यानी डॉक्टर सत्यदेव गौरी ने उठाया है। हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस दौरान उनके साथ सरकार से जुड़े कई वरिष्ठ मंत्री और नेतागण भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि SYL को पंजाब हरियाणा में राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए, प्रदेश को अपने हक का पानी मिलकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। अब कोर्ट को नहर निर्माण को लेकर अवार्ड सुनना है, कभी भी इसे सुनाया जा सकता है। सीएम ने इस दौरान ऐलान किया कि 250 कैदियों की 6 महीने तक की सजा माफ कर दी गई है। जघन्य अपराधियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। DC रेट अब निगम रेट कहलाएगा। नए सिरे से शहरों के हिसाब से रेट तय किए जाएंगे। हरियाणा में 3 अलग अलग DC रेट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 3 जोन में पूरे हरियाणा को बांटा गया है। जिन इलाकों में महंगाई ज्यादा है वहां DC रेट ज्यादा रहेगा, वहीं जिन जिलों में महंगाई दर कम है और वहां DC रेट कम रहेगा। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य हर साल 2000 डॉक्टर तैयार करने का है। अभी 1685 MBBS सीटें प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में हैं। इन्हें बढ़ाकर 2500 किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज 7 साल में 7 से बढ़ाकर 13 किए गए हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं। अब जमीन की रजिस्ट्री करवाना हुआ आसान, नहीं काटने पड़ेंगे तहसीलदार के चक्कर। 1 नवंबर यानी हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस वार्ता कर प्रदेशवासियों को नई सौगात दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री खट्टर ने संपत्ति रजिस्ट्रेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे आम जनता को होने वाली असुविधा कम होगी। 1 नवंबर से हरियाणा में SDM और सिटी मजिस्ट्रेट भी संपत्तियों की रजिस्ट्री कर सकेंगे। सरकार ने हर जिले में संपत्ति इत्यादि के हस्तांतरण दस्तावेजों के पंजीकरण की शक्तियां इन्हें सौंप दी है। राज्य के सभी SDM और सिटी मजिस्ट्रेट को उप पंजीयक और संयुक्त उप पंजीयक के रूप में नामित किया गया है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार संयुक्त उप पंजीयक के रूप में पहले की तरह ही कार्य करते रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इससे आम जनता विशेषकर किसानों और ग्रामीणों को काफी सहूलियत मिलेगी। जिस जिले में संपत्ति स्थित है वहां किसी भी स्थान पर इन अधिकारियों के कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करा सकेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट, SDM, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पास पंजीकरण की शक्तियां होने के कारण जनता की असुविधा खत्म होगी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के हर थाने में अब साइबर डेस्क खोला जाएगा। अगले साल से सरकार हर जिले में साइबर थाना भी खोलेगी। सीएम खट्टर का मानना है कि प्रदेश में साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिससे साइबर थाने की जरूरत बढ़ती जा रही है। श्रमिकों की पत्नियों की पेंशन बांधेगी हरियाणा सरकार, बस इस योजना में करना होगा आपको आवेदन। प्रदेश के हर वर्ग का सही तरीके से विकास हो, इसके लिए हरियाणा सरकार तरह तरह की योजनाओं की शुरुआत करती रहती है। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने श्रमिक पारिवारिक पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पेंशन का कुछ हिस्सा उसकी पत्नी या पति परिवार के सदस्य को दिया जाएगा। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की किसी कारणवश मृत्यु होने पर श्रमिक को प्रति माह मिलने वाली पेंशन का 50% यानी आधा भाग उसकी पत्नी या पति को दिया जाएगा। यदि पत्नी या पति की भी मृत्यु हो गई है तो उस राशि को श्रमिक के अविवाहित बेटा या बेटी को दी जा सकती है। बता दें कि हरियाणा भवन एवं सह निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से पंजीकृत श्रमिक को 60 साल की आयु के बाद प्रति माह 1000 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है। श्रमिक की मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार के किसी भी सदस्य को उस राशि का आधा भाग यानी 500 रुपए राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। रणदीप सुरजेवाला की चुनौती, सीएम, डिप्टी सीएम और हरियाणा SSC चेयरमैन हरियाणा सिपाही भर्ती का परीक्षा पेपर हल करके दिखाए, सभी से मांग लूंगा माफी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC एक बार फिर से सुर्खियों में है। सिपाही भर्ती के लिए चल रही लिखित परीक्षा में 8 प्रश्न पत्रों को लेकर उसमें पूछे गए प्रश्न कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया के सामने रखे। साथ ही चुनौती दी कि हरियाणा मंत्रिमंडल व CM, IG स्तर के अधिकारियों को यह देकर उन्हें परीक्षा में बैठाया जाए। यह युवाओं के साथ भद्दा मजाक है, इस परीक्षा को तुरंत कैंसिल कर आयोग को भंग कर दिया जाए। साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि SI की परीक्षा से ज्यादा कठिन सवाल इस परीक्षा के दौरान पूछे गए हैं, जो युवाओं के भविष्य का भद्दा मजाक उड़ाने वाली बात है। सुरजेवाला ने कहा कि वे खुली चुनौती देते हैं, CM, मंत्रिमंडल मिलकर भी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हल नहीं कर सकते। विदेशी पक्षियों की चहचहाट से गूंजने लगा हथनीकुंड बैराज। सर्दी का मौसम शुरू होते ही हरियाणा की सीमा स्थित हथनीकुंड बैराज पर विदेशी पक्षियों की चहचहाट गूंजने लगी है, जिससे बैराज का वातावरण और अधिक मनमोहक बन गया है। विदेशी पक्षियों में साइबेरिया, चीन और दक्षिण यूरोप के पक्षी शामिल हैं। इन देशों में इन दिनों अधिक ठंड होती है। ठंड से बचने के लिए मैदानी इलाकों की झीलों में अपने दिन गुजारते हैं। हथनीकुंड बैराज समेत ताजेवाला व अराइयावाला के नजदीक पिछले कई दिनों से विदेशी पक्षियों के झुंड दिखाई देने लगे हैं। बैराज पर विदेशी पक्षियों की चहलकदमी और
रिकॉर्ड 6000 से नेशनल पार्क की साल वैली का भी वातावरण मंत्रमुग्ध कर देने वाला बन गया है। वहीं दुर्लभ पक्षियों को देखने के लिए आसपास के क्षेत्र समेत साथ लगते राज्यों के लोग भी पहुंचने लगे हैं। हथनीकुंड बैराज पर पहुंचने वाले पक्षियों में साइबेरियन सारस, धोबिन चिड़िया, मुर्गाबी, पिनटेल, किंगफिशर, पेंटेड, वुडसैंड पाइपर, ग्रेले गगूज, घनेर आदि शामिल हैं। इन पक्षियों को इन दिनों बैराज पर पानी में अटकेलियां करते देखा जा सकता है। इन पक्षियों की अटकेलियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। फेस्टिवल सीजन 2 नवंबर से आरंभ होने जा रहा है। ऐसे में मौसम को लेकर लोगों के मन में शंका रहती है कि वे जब घर से बाहर निकलें तो मौसम साफ हो। मौसम विभाग की तरफ से भी मौसम की भविष्यवाणी कर दी गई है। मौसम में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहा है। इस साल कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र की। तो प्रदूषण को लेकर मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि दिवाली तक दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, यूपी और हरियाणा में सुबह शाम ठंड बढ़ने लगी है। झारखंड और बिहार में भी सुबह शाम सर्दी का एहसास होने लगा है, क्योंकि हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और नीचे वाले इलाकों में ठंड का जमकर एहसास हो रहा है। इसके साथ ही दिवाली के सीजन में कुछ राज्यों में तेज बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार केरल के कई शहरों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। विभाग ने पूरे केरल राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। डेंगू का प्रकोप, बकरी के दूध की बढ़ी डिमांड, 300 रुपए किलो तक बिक रहा है 1 केजी दूध। हरियाणा के झज्जर जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में बकरी के दूध की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि बकरी का दूध सेल और प्लेटलेट्स बढ़ाने में सहायक साबित हो रहा है। स्थिति यह है कि 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम बिकने वाला बकरी का दूध अब 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक बिक रहा है। बढ़ते डेंगू के दंश के चलते लोग एक तरफ जहां अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी ओर उनकी जेब पर भी भारी पड़ रहा है। अल सुबह ही लोग बकरी पालकों के घर पहुंचने लगते हैं और अपने सामने ही दूध निकलवा कर ले जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि बकरी हमेशा पेड़ पर लगे हुए पत्ते या ताजी घास खाती है। जमीन पर गिरी हुई वस्तु को बकरी नहीं खाती है। खेतों, जंगलों में अलग अलग तरह के पेड़ पौधों के पत्तों को खाने के कारण बकरी का दूध अधिक पौष्टिक होता है और बकरी का दूध भैंस और गाय की तुलना में पतला भी होता है, जिसके चलते यह आसानी से पच भी जाता है। यही कारण है कि बकरी के दूध के सेवन से बीमार शरीर जल्द रिकवर हो जाता है। जानकारों के अनुसार बकरी का दूध इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, हृदय के लिए भी काफी लाभदायक है। वहीं साथ ही बकरी का दूध एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है। बकरी के दूध के साथ साथ कीवी और नारियल पानी के दाम भी बढ़े हुए हैं। 55 साल का होया हमारा हरियाणा। हरियाणा प्रदेश को बने पूरे 55 साल हो गए हैं। 1 नवंबर 1966 को पूर्वी पंजाब से अलग होकर हरियाणा का निर्माण हुआ था। तब से लेकर आज की तारीख तक हरियाणा में काफी बदलाव आ गए हैं। कभी इसकी पहचान रेतीले और कीकर के जंगल तक सीमित थी। जब राज्य का गठन हुआ उस समय 7 जिले बनाए गए थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 22 हो गई है। कांग्रेस के भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री और धर्मवीर सिंह हरियाणा के पहले राज्यपाल बने थे। वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर 18वें मुख्यमंत्री हैं और बंडारू दत्तात्रेय 18वें राज्यपाल हैं। राज्य का गठन होने के बाद प्रदेश के युवाओं ने विश्व पटल पर अपनी प्रतिभाओं से खेल, शिक्षा और सुरक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पढ़े लिखे किसानों की बदौलत खेती में भी काफी बदलाव हो गया है। 3 दशक पहले गांव में लैंप की रोशनी के सहारे ही लोग जीवन बिता रहे थे। अब हर गांव और शहर में बिजली की सुविधा है। 1966-67 में केवल एक ही विश्वविद्यालय था, जबकि आज 2020-21 में इनकी संख्या 55 से ऊपर हो गई है। 55 वर्षों में कॉलेजों की संख्या 140 से बढ़कर 5200 से अधिक हो गई है। राज्य भर में लगभग 20,000 स्कूल हो गए हैं। हरियाणा गठन के समय राज्य में एक मेडिकल कॉलेज था, आज इनकी संख्या 13 हो गई है। हरियाणा का गठन साल 1966 में हुआ था। उस समय हरियाणा में 7 जिले, जो कि अंबाला, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़ व रोहतक थे। अब इन जिलों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जबकि हांसी पुलिस जिला है। हरियाणा राज्य में सड़कों की कुल लंबाई की बात करें तो 26,062 किलोमीटर है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 1966-67 में मात्र 608 रुपए थी, जो कि 2019-20 में बढ़कर 2,64,207 हो गई है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। वहीं गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय समेत राज्य में कई राष्ट्रीय संस्थान हैं, जो प्रदेश को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं। टिकैत के बयान पर चढ़ोनी की तीखी प्रतिक्रिया, पहले भी किया था दिल्ली कूच, नहीं हुआ कोई फायदा। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने किसान नेता राकेश टिकैत के दिल्ली कूच वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चढ़ोनी ने तंज भरे अंदाज में कहा कि 26 नवंबर को भी दिल्ली कूच हुआ था, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि किसानों का 200 करोड़ का तेल ट्रैक्टरों में जलवा दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ करना ही है तो दिल्ली जाकर संसद भवन पर धरना दिया जाए। वहीं किसान नेता दलजीत सिंह डल्लेवाल ने टिकैत के बयान पर कहा कि वह उनका निजी बयान है
अगर कोई फैसला लेना ही होगा तो वह एक संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया जाएगा।